नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। यूक्रेन के कुराखाव क्षेत्र में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। कुराखाव के अनोवका पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन के कुराखाव शहर पर जीत आसान हुई है। तो 16-17 दिसंबर को रूसी धरती पर ऐसे कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिनसे नेटो और रूस के बीच जंग की आशंका भड़क गई है। रूस के डिफेंस कॉलेजियम मंच से पुतिन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना नेटो से जंग के लिए तैयार रहे। इसी मंच से पुतिन ने कहा है कि रूस IRBM मिसाइलों की असीमित तैनाती करने जा रहा है। ये फैसले रूस पर लगातार विदेशी हथियारों से हमले और बीते एक हफ्ते से जारी साजिशों के बाद लिए गए। एक हफ्ते में पुतिन सेना के 3 अहम कमांडरों को मार दिया गया और इसके पीछे यूक्रेन और नेटो देशों के एजेंट हैं। 17 दिसंबर को मॉस्को धमाके में रूस के परमाणु फोर्सेस चीफ की हत्या कर दी गई। देखिए कैसे रूस इन साजिशों के बदले की तैयारी में जुटा है। नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ने निश्चित हो चुकी है। खुद प्रेसिडेंट पुतिन के सामने रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव कह चुके हैं। इस जंग की वजह है पुतिन के कमांडरों की हत्या। यूक्रेन और नेटो के षड्यंत्र की वजह से पुतिन के इन कमांडरों की जान गई। 17 दिसंबर को रूस की राजधानी में एक धमाका हुआ और पुतिन के परमाणु प्रतिरोध फोर्स के कमांडर की हत्या कर दी गई। इस धमाके में पुतिन के अहम सैन्य कमांडर को टारगेट किया गया। सत्रह दिसंबर को रूस की परमाणु फोर्सेस के कमांडर इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। कमांडर के घर के बाहर एक स्कूटर में 200 ग्राम TNT विस्फोटक लगाया गया। इस धमाके में किरिलोव के असिस्टेंट की भी जान चली गई। रूसी संसद के उच्च सदन के स्पीकर कॉन्स्टांतिन कोसाचेव ने कहा है कि षड्यंत्र करने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इसका गंभीर अंजाम भुगतना होगा। किरिलोव की हत्या से पहले रूस के 2 और कमांडरों की भी हत्या कर दी गई। 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के POW जेलर सर्गेई येवसुकोव की हत्या कर दी गई। 12 दिसंबर को मॉस्को में रूस के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिखाइल शात्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के पीछे नेटो और यूक्रेन के एजेंट हैं। रूसी मीडिया में खबर की पुष्टि की जा रही है। हत्या की साजिश के पीछे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU है। SBU किरिलोव को केमिकल हमलों की जिम्मेदार मानती है। नाम न बताने की शर्त पर SBU के अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया को बयान दिया। अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेनियों की हत्या करने वाले हर कमांडर को इसी तरह मारा जाएगा। कमांडरों की हत्या के बाद रूस आग बबूला है। राष्ट्रहित में यह रूस के लिए बहुत अहम चेहरे थे, क्योंकि हर कमांडर युद्ध के लिए जरूरी था। इन हत्याओं से भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि US हमारे देश को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। कीव को हथियार और धन दिया जा रहा है। यूक्रेन में मर्सिनरीज और सैन्य सलाहकार भेजे जा रहे हैं। अब हर रेड लाइन लांघ दी गई है। संकेत साफ है कि अमेरिका युद्ध का विस्तार चाहता है। लगातार रेड लाइन लांघे जाने से भड़के हुए पुतिन ने मिसाइल नीति बदलने का ऐलान कर दिया है। यानी अब रुबेस जैसी IRBM मिसाइलों की असीमित तैनाती की जाएगी।
पुतिन ने कहा है कि अमेरिका पोलैंड में मिसाइल बेस बना चुका है। रूस ने स्वेच्छा से IRBM की तैनाती पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन अब सभी पाबंदियां हटाई जाएंगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी साफ कह दिया है कि रूसी सेना को नेटो से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। इस जंग की तैयारी के लिए रूस ने बड़ी मात्रा में सैन्य भर्ती की है और भी कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और पुतिन और उनके रक्षा मंत्री ने वॉर रिपोर्ट पेश करते हुए लंबी जंग की तैयारी के संकेत दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध का ब्यौरा बताते हुए कहा कि 2024 में यूक्रेन के 189 क्षेत्र रूस ने जीते हैं। इन क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो एक साल में यूक्रेन का 4500 वर्ग किलोमीटर इलाका जीता गया है। बड़ी जंग की तैयारी के लिए इस साल रूसी सेना ने 4,30,000 नए जवान भर्ती किए हैं। इन नए जवानों को मिलाकर रूसी सेना में कुल सर्विसमैन की संख्या 15 लाख पहुंच चुकी है। 2025 के लिए पुतिन ने यह टारगेट तय किया था। रूस ने कहा है कि जंग की आशंका तेज हो रही है क्योंकि यूरोप के सभी बेस पर अमेरिका के 1 लाख सैनिक तैनात हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है रूस भविष्य की तैयारी कर रहा है और नेटो से जंग के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रूस ने महासंग्राम के बंदोबस्त युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना को अपग्रेड किया जा चुका है और मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के डिफेंस कॉलेजियम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी परमाणु जखीरे को 95% तक अपग्रेड कर दिया गया है। और अब रूस की विध्वंसक मिसाइल रुबेज यानी ओरेश्निक की तैनाती की तैयारी है। रूस ने ओरेश्निक मिसाइलों की सीरियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। रूस का रक्षा बजट फिलहाल 6.3% है, जिससे बढ़ाकर 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस ग्रुप का आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है। रूसी मिसाइल फोर्सेस के प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई काराकायेव ने कहा है कि रूस की मिसाइलें धरती के किसी भी हिस्से में हमले के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हमले के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए भी बड़ी तैयारी की जा रही है। पोलैंड के रेडजिकोवो में अमेरिकी मिसाइल बेस के उद्घाटन के बाद से ही ये तैयारी शुरू कर दी गई। पोलैंड का रेडजिकोवो मिसाइल बेस रूसी सीमा से 165 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर अमेरिका की टॉमाहॉक मीडियम रेंज मिसाइलें तैनात हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां से 6 मिनट में अमेरिकी मिसाइलें मॉस्को तक पहुंच सकती हैं। मॉस्को सहित दूसरे अहम इलाकों में रूस ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। रूस हमले और बचाव दोनों मोर्चों पर तैयारी कर चुका है। पुतिन कमांडरों का प्रतिशोध कभी भी शुरू हो सकता है और यूरोप सहित रूस एटमी ज्वाला में भस्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका हमें हथियार देता रहे और बदले में यूक्रेन से कीमती खनिज लेता रहे, यही ज़ेलेंस्की का मौजूदा प्लान है, जिसे ऑफर बनाकर ट्रंप सरकार से मदद जारी रखने की कोशिश होगी। एक तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका को सुधार साधने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ नेटो की मदद के बगैर ही युद्ध की तैयारी भी है। यूक्रेन ने कई हथियार बना लिए हैं और लेजर वाले एयर डिफेंस भी तैयार किए गए हैं, ताकि अमेरिका से मदद रुकने के बाद भी रूस की शर्तों पर समझौते की मजबूरी ना आए। यूक्रेन ने नेटो के हथियारों के विकल्प के तौर पर कई मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन भी किया है।
अपनी मिसाइल अपने ड्रोन और अपना लेजर हथियार दुनिया में जिस हथियार को बेहद आधुनिक माना जाता है, जिसे बनाने का श्रेय अब तक ब्रिटेन के नाम था, वैसा ही हथियार यूक्रेन अपने दम पर बना चुका है। यूक्रेन ने ऐसा एयर डिफेंस बनाया है जिसे मिसाइलों की जरूरत नहीं। यूक्रेन का एयर डिफेंस लेजर से प्रहार करता है और ड्रोन या फाइटर जेट को हवा में ही भस्म कर देगा। यूक्रेन में अमेरिकी पैट्रियट की तैनाती, पैट्रियट की मिसाइलों की सप्लाई रुक गई है। इटली और स्पेन के एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस मिसाइलें नेटो देता है। लेकिन अब यूक्रेन इस निर्भरता को खत्म करना चाहता है और यूक्रेन की इसी जरूरत ने उसे अपना एयर डिफेंस बनाने का हौसला दिया। यूक्रेन कामयाब भी रहा और लेजर वाला एयर डिफेंस बनकर तैयार हो गया। इससे पहले ब्रिटेन ने लेजर वाला हथियार बनाया था। ब्रिटिश एयर डिफेंस का नाम ड्रैगन फायर है। ड्रैगन फायर की तरह ही यूक्रेन का हथियार हमला करता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन अपनी मिसाइल भी डेवलप कर चुका है। वो भी कोई मामूली मिसाइल नहीं। यूक्रेन का दावा सुनकर दुनिया हैरान है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन की नई मिसाइल रूसी इस्कंदर से ताकतवर है। नई मिसाइल बैलिस्टिक या क्रूज है, यह अभी सस्पेंस है। यूक्रेन की सैप्सन मिसाइल सेना को सौंपी गई है। यानी सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं बल्कि यूक्रेन के पास अपनी मिसाइल भी है। ट्रंप यूक्रेन को अटैकमस से रूस में हमले की छूट देने के विरोधी हैं। जाहिर है ट्रंप 20 जनवरी के बाद यूक्रेन की छूट खत्म कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप की वजह से यूक्रेन लाचार नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की सैप्सन मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। मिसाइल रेडार को चकमा देने की क्षमता रखती है। वक्त के साथ यूक्रेन सैप्सन मिसाइल की रेंज बढ़ा सकता है। अब ये 2022 वाला यूक्रेन नहीं, अब ये दूसरों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, यूक्रेन बदल चुका है। इस देश के पास युद्ध का लंबा अनुभव है, दुनिया की रणनीति की जानकारी है और रूस की कुव्वत का बखूबी अंदाजा। यूक्रेन भले ही नेटो का सदस्य नहीं, लेकिन युद्ध काल में ज़ेलेंस्की अमेरिका और तमाम देशों की नीति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका में सरकार बदलने के बाद भी यूक्रेन ना तो झुकेगा और ना ही हमले रोकेगा। 2025 की शुरुआत के साथ ही अमेरिका में ट्रंप शपथ लेंगे और यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करवाने का मिशन शुरू होगा। यूक्रेन आत्मनिर्भर बन रहा है तो वहीं रूस यूक्रेन की नीति को अपना रहा है। रूस ने यूक्रेन की तरह ड्रोन सेना बनाने का फैसला लिया है। ड्रोन के उत्पादन और ड्रोन से हमले को बढ़ाने जा रहा है। आपको दिखाते हैं रूस के वो ड्रोन जिसकी वजह से यूक्रेन ने लेजर वाला डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। और रूस की ड्रोन सेना के पास हमले के कई विकल्प हैं। रूस के पास ऑरलैन 10 है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। यह 18 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की ताकत रखता है। लंबी दूरी के हमले के लिए रूसी फौज के पास गेरान ड्रोन है। गेरान जेट इंजन की ताकत से लैस है, इसलिए इसकी रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटे की है। गेरान ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। यह 50 किलोग्राम के विस्फोटक से हमला करता है। नजदीक के इलाकों में हमले के लिए रूसी सेना के पास कुप ड्रोन है। इसमें सिर्फ 3 किलो विस्फोटक होता है,
इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 30 मिनट तक उड़ सकता है। रूस के ऐसे ड्रोन के डर से यूक्रेन ने त्रिजुप तैयार किया है। यूक्रेन का लेजर हथियार 2 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। ये यूक्रेन का अपना नया एयर डिफेंस है। लेजर हथियार ड्रोन और प्लेन गिराने में सक्षम है। माना जा रहा है कि यह ब्रिटिश तकनीक की मदद से बनाया गया है। रूस की ड्रोन सेना 2025 में तैयार होगी, लेकिन यूक्रेन के लिए चुनौती का वक्त 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा। शपथ लेते ही ट्रंप यूक्रेन के लिए हथियार के नियम बदल सकते हैं, सीज फायर का दबाव बना सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि रूस की शर्तों पर समझौता नहीं होगा। अब ज़ेलेंस्की के दिमाग में दो बातें चल रही हैं। पहली ये कि अमेरिका से हथियार लेना कैसे जारी रहे और नेटो के हथियारों का विकल्प क्या हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने दोनों मोर्चे पर काम शुरू कर दिया है। अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो के विकल्प के तौर पर पेक्लो मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा है। 3 महीने में 100 पेक्लो मिसाइल बनाई जा चुकी हैं। 2025 में 1000 मिसाइल प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। पेक्लो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 700 किलोमीटर दूर तक प्रहार करती है। 2 क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन पर भी काम चल रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप को साधने के लिए ज़ेलेंस्की ने ऑफर तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को हथियार के बदले सस्ते दाम पर खनिज देने का ऑफर दिया है। यूक्रेन में लिथियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, लोहा, टाइटेनियम जैसे खनिजों का भंडार है। अमेरिका के लिए यूक्रेन के साथ हथियार के बदले खनिज का सौदा बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि ट्रंप फिलहाल ज़ेलेंस्की से नाराज हैं और उन्हें शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं भेजने का फैसला लिया है। हालांकि बदलते हालात ट्रंप को भी युद्ध जारी रखने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि रूसी रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले ही कहा है कि अगले 10 सालों में रूस को यूरोप से युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पेंटागन की टेंशन बढ़ने की एक और वजह भी है। रूस ने कलिंका नाम का एक नया हथियार बनाया है। यह ट्रंप के करीबी एलॉन मस्क के लिए बड़ी मुश्किल लाएगा। रूस का यह सिस्टम स्टारलिंक किलर के नाम से मशहूर है। यह स्टारलिंक जैसी उपग्रह प्रणालियों से ड्रोन का संपर्क तोड़ सकता है। अमेरिका भले ही यूक्रेन से किनारा कर सकता है, लेकिन रूस की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मुमकिन है कि ट्रंप भी यूक्रेन से खनिज हासिल करने और रूस को कमजोर करने की नीति पर आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो दिसंबर में यूक्रेन विध्वंस का ब्लूप्रिंट रूस ने तैयार कर लिया है। यानी यूक्रेन के पास अब आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। वैसे भी ज़ेलेंस्की के एक फैसले से कई यूरोपीय देश यूक्रेन के खिलाफ हो गए। यूक्रेन रूस के साथ 5 साल से चली आ रही गैस पाइपलाइन ट्रांजिट डील तोड़ने जा रहा है, जिससे कई देशों में गैस संकट पैदा हो जाएगा। सर्दियों में स्थिति काफी बुरी हो सकती है। ऐसा हुआ तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोके जा सकते हैं। ऐसे में मौका उठाकर रूस में मिसाइल स्ट्राइक करेगा, खार्किव से लेकर कीव तक तबाही का जलजला ला देगा और ज़ेलेंस्की को सरेंडर पर मजबूर कर देगा। इसकी तारीख 31 दिसंबर से पहले कभी भी आ सकती है। Святое Печора, М109, огонь открыл. इतनी तबाही काफी नहीं, अब रूस यूक्रेन को पूरी तरह भस्म करना चाहता है। इसके लिए पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है।
अब जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से रूस यूक्रेन को अंधेरे में झोंकने के लिए उसके पावर प्लांट और एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है। लेकिन अब जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें सीधे नेटो से टकराने की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन पर हर हमला नेटो की धड़कनें बढ़ा रहा है। यूक्रेन के हर एक इलाके पर जैसे जैसे कब्जा हो रहा है, नेटो की बेचैनी बढ़ती जा रही है। रूस एक तरफ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद गैस पाइपलाइन को तबाह करने की तैयारी है, जिससे यूरोप तक गैस सप्लाई रोकी जा सके। 31 दिसंबर को रूस और यूक्रेन के बीच गैस ट्रांजिट डील खत्म हो रही है। अब यूक्रेन ने फैसला किया है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन के फैसले से यूरोप के कई देशों में गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि गैसप्रोम लाइन पहले से ही ध्वस्त है। दरअसल जेलेंस्की की कोशिश है कि वो पुतिन के इस ऑपरेशन को रोक सके, जिसमें रूस लगातार गैस रूट पर कब्जा कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के कुछ हिस्से से होकर गैस पाइपलाइन जाती है। यूएन ट्रीटी के मुताबिक रूस यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई जारी रखेगा। लेकिन यूक्रेन के करार खत्म करने के बाद रूस को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन कई यूरोपीय देशों में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गैस सप्लाई बंद होने से यूरोपीय देशों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर यूक्रेन ने गैस रूट का करार खत्म किया तो रूस नेटो को बैकफुट पर लाने के लिए गैस सप्लाई रोक सकता है। अभी तक यूरोपीय देशों को दूसरा विकल्प नहीं मिला है, जबकि रूस खुद भी गैस पाइपलाइन विस्फोट से उड़ाकर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गैस सप्लाई मुद्दे पर जेलेंस्की अलग थलग पड़ सकते हैं। जबकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के साथ गैस ट्रांजिट करार 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, इसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। कीव यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई पर विचार कर रहा है, जैसे हमने ईयू के साथ करार किया था। अब सवाल उठ रहा है, कुछ महीने पहले तक यूक्रेन खुद रूस से मिलने वाली गैस के भरोसे था, अब वो कैसे यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करेगा, जबकि उसने यूरोपियन यूनियन से इसको लेकर डील भी की है। इसे लेकर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस रिमहॉल और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको में मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें गैस सप्लाई के रूट पर प्लानिंग की गई। यूक्रेन की कोशिश को देखकर लगता है कि यूक्रेन गैस सप्लाई को लेकर रूस की जगह लेने को बेचैन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस जैसे नेचुरल रिसोर्स यूक्रेन के पास नहीं है। अगर यूक्रेन इसमें कामयाब भी हो जाता है तो रूस से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि रूस उन तमाम गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर देगा जो यूक्रेन से यूरोपीय देशों तक जाएगी। और रूस यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता आया है। इसके लिए पिछले 50 साल में गैस पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है, जिसके जरिए बाल्टिक देशों में 60 से 80% गैस की सप्लाई रूस से होती है। इसी तरह पोलैंड कुल खपत की 60% गैस रूस से लेता है, जबकि चेक रिपब्लिक की 100% गैस रूस से जाती है, जबकि जर्मनी 60% गैस लेता है। इसी तरह वेस्ट यूरोप में स्लोवाकिया और हंगरी की 100% गैस रूस की गैस पाइपलाइन से जाती है। यह पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जो रोमानिया और बुल्गारिया में 60 से 80% गैस की सप्लाई करती है। इसके आगे स्लोवानिया में 20% और इटली को रूस कुल खपत की 60% गैस सप्लाई करता है। अब डील टूटने पर इन सभी देशों को गैस सप्लाई रुक जाएगी, जो एक बड़ा संकट हो सकता है।
रूस के गैस रूट आगे नीदरलैंड्स होते हुए फ्रांस और ब्रिटेन तक जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इटली तक सप्लाई की जाती है। लेकिन अब ये रूट रोक दिया गया तो यूरोप में कई देशों में संकट आना निश्चित है। इसी वजह से यूरोप के कई देश यूक्रेन के फैसले के खिलाफ हैं। अभी रूस से 5 मुख्य गैस पाइपलाइन रूट हैं, जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन हमले में ध्वस्त हो चुकी है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी तक जाती है, जबकि दूसरा मार्ग यमल पाइपलाइन है। ये भी रूस से बेलारूस, पोलैंड होते हुए जर्मनी तक जाती है, लेकिन पोलैंड बीच में पड़ने से इससे भी सप्लाई पर संकट है। तीसरा रूट है ब्रदरहुड पाइपलाइन, जिसमें रूस से कुर्स्क होते हुए यूक्रेन के अंदर से होते हुए स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। इसीलिए कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक कब्जा करके बैठे हैं। इसी रूट को लेकर सप्लाई बंद करने का प्लान है, जबकि आगे का रूट है ब्लू स्ट्रीम और तुर्क स्ट्रीम, जो काला सागर से होते हुए तुर्की तक जाती है। इन 5 रूट में से 3 रूट पर गैस सप्लाई रुक गई है। अब यूरोपीय देश दूसरे विकल्प पर गौर कर रहे हैं, जो कि तुर्क और ब्लू स्ट्रीम से होकर है, लेकिन वो काफी महंगा पड़ सकता है। जबकि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ध्वस्त होने से पूर्वी यूरोप में सप्लाई रुक गई है। अब यूरोप के देश यूक्रेन के करार तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों से गैस खरीदना काफी महंगा पड़ सकता है। रूस ने गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाने में 50 से ज्यादा साल लगा दिए। युद्ध के बीच भी उसने गैस सप्लाई नहीं रोकी, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की जिद से यूरोप में सप्लाई बाधित होनी तय है। ईयू देशों को आयात में रूस की पाइपलाइन में गैस की हिस्सेदारी 2021 में 40% से घटकर 2023 में करीब 8% हो गई, जो अब और कम हो जाएगी। इसके लिए रूस को $3 अरब का नुकसान हो सकता है, जबकि यूरोपीय देशों को कई गुना महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। साथ ही नया पाइपलाइन नेटवर्क बनाने में भी पैसे खर्च होंगे, जिसे रूस तोड़ सकता है, क्योंकि वो यूएन द्वारा कराए यूक्रेन ट्रांजिट करार से 31 दिसंबर को अलग हो जाएगा। ऐसे में इसका जिम्मेदार यूक्रेन होगा, जबकि कई यूरोपीय देश पहले से ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक चुके हैं। यानी 31 दिसंबर तक यूक्रेन का खात्मा होना तय है, और हो सकता है कई नेटो देश उसे बचाने भी ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कुर्स्क की जंग बेहद विध्वंसक मोड़ पर जा पहुंची है। अभी तक किम के जो लड़ाके छिपकर पुतिन के लिए लड़ रहे थे, अब उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर लड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल 3 दिन पहले उत्तर कोरिया की सेना के 30 लड़ाके कुर्स्क में मारे गए थे, जिसके बाद किम क्रोधित हैं। उन्होंने कुर्स्क में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का नया जखीरा भेजा है, वही लड़ाकों की नई फौज उतार दी है। इसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने अपने सबसे लेटेस्ट लेजर वेपन को कुर्स्क भेज दिया है। सवाल है कि क्या कुर्स्क की जंग अब किम बनाम ज़ेलेंस्की की हो चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्स्क की जंग में किम जोंग के सैनिक लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। किम की बैलिस्टिक मिसाइलें कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। रूस की धरती पर जंग भले ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की है, लेकिन यहां किम और उनके जवान फ्रंट फुट पर हैं। और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कुर्स्क का मोर्चा पूरी तरह से किम के हाथों में है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। ये कुर्स्क में लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में कोरियाई सैनिक का चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। बीते 2 महीने में ऐसा पहली बार है जब किसी वीडियो में किम के किसी सैनिक का इतना साफ चेहरा कैप्चर हुआ है। इस वीडियो के बाद रूस और उत्तर कोरिया की हर सफाई पर विराम लग चुका है। कोरियाई सैनिकों के उतरने से यूक्रेन बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है।
24 घंटे में रूसी सेना ने कुर्स्क के 2 इलाके खाली करवा लिए हैं। निज़्नी क्लिन और नोवो इवानोवका में इस वक्त रूसी झंडा लहरा रहा है। हालांकि ये महज शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में किम जोंग और ज़ेलेंस्की के जवानों की जंग और तेज होने वाली है। दरअसल किम ने रूस में KN-23 मिसाइलों की नई खेप भेजी है, जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने अपने नए हथियार ट्राइजुब को उतार दिया है। ट्राइजुब यूक्रेन का नया लेजर हथियार है। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद विमान और मिसाइल तबाह करने में सक्षम है। इसे खास तौर से ड्रोन गिराने के लिए तैयार किया गया है। ट्राइजुब को लेकर यूक्रेन ने अब तक कोई खास जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन दावा है कि इसे पूरी तरह से यूक्रेन में ही तैयार किया गया है। पुतिन ने कुर्स्क खाली करने का जिम्मा किम जोंग को सौंपा है। ऐसे में अब ये लड़ाई किम और ज़ेलेंस्की की जंग में बदल चुकी है। जिसकी वजह से अमेरिका और उसके मित्र देशों की टेंशन बढ़ गई है। जंग में किम की एंट्री से डर है कि यह युद्ध एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। जिसके बाद अमेरिका समेत 10 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है, रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया का सीधा समर्थन खतरनाक है। उत्तर कोरिया का कदम युद्ध को विस्तार देने वाला है। इससे यूरोपीय और इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका और 10 सहयोगी देशों का बयान। अमेरिका को डर है कि यूक्रेन युद्ध में किसी तीसरे देश की सीधी एंट्री से जंग तेजी से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल सकती है। दरअसल यूक्रेन सेना कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें किम के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। बीते हफ्ते उत्तर कोरिया की बटालियन ने गुरिल्ला हमला कर 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला था, जिसके जवाब में यूक्रेन की सेना ने उत्तर कोरिया के 30 जवानों को मार गिराया। मरने वालों में किम जोंग का एक करीबी कमांडर भी शामिल था। हालांकि रूस या फिर उत्तर कोरिया ने सैनिकों की मौत की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 30 से कहीं ज्यादा बड़ा है। जॉन किर्बी ने अपने बयान में कहा, कुर्स्क में कोरिया के कई सैनिक मारे गए हैं। सही आंकड़े आना अभी बाकी है। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कुर्स्क में मारे गए कोरियाई सैनिकों का आंकड़ा काफी बड़ा है। हाल ही में कई ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिसमें कई लाशें नजर आ रही थी। दावा किया गया था कि ये किम के सैनिकों के शव थे। दावा है कि कुर्स्क की जंग में उतरने से पहले रूस के ट्रेनर्स ने किम के सैनिकों को खास ट्रेनिंग दी थी। वहीं किम के जवानों को पहले से गुरिल्ला हमलों और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारत हासिल है। ऐसे में सवाल है कि अचानक किम के सैनिक कुर्स्क में मारे क्यों जा रहे हैं। दरअसल इसकी 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, रूस और कोरियाई सैनिकों के बीच भाषा बड़ी बाधा पैदा कर रही है, जिसकी वजह से दोनों को रणनीति बनाने में दिक्कत आ रही है। नंबर 2, उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार रूसी टुकड़ी पर ही हमला कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अखमद ब्रिगेड के काफिले पर भी हमला कर दिया था, जिसमें अखमद ब्रिगेड के 10 जवान मारे गए थे। अपने जवानों की मौत से उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर क्रोधित है। किम ने अब अपनी स्टॉर्म कोर यूनिट के जवान कुर्स्क लड़ने के लिए भेजे हैं। इन जवानों को कॉम्बैट ऑपरेशन में माहिर माना जाता है। इस यूनिट में कुल 40 से 80 हजार जवान मौजूद हैं। किम ने फिलहाल 4 ब्रिगेड को रूस भेजा है।
साफ है किम जोंग हर हाल में पुतिन की जीत सुनिश्चित करने का प्रण ले चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है, कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे को उखाड़ फेंकना, जिसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सीरिया में इजराइल लगातार तबाही मचा रहा है, जबकि तुर्की इजराइल के विरोध में उतर आया है। उधर रूस और ईरान भी एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं, यानी सीरिया को लेकर कई देश अलग अलग योजना बना रहे हैं। इस बीच सबकी नजर सीरिया की अंतरिम सरकार पर है। वो जिस तरफ झुकेगी उसका दबदबा सीरिया में बढ़ेगा। असद के भागने के बाद भी सीरिया का संकट क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्या सीरिया कई हिस्सों में बंटने वाला है? सीरिया के संकट काल पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीरिया पर नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। तबाही का जलजला आया हुआ है। इस्राएल और अमेरिका मिलकर सीरिया में बम बरसा रहे हैं, जिसमें असद के छोड़े गए सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। जबकि इजराइल जानता है कि सीरिया की तरफ से हमला नहीं होगा, फिर भी इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसकी वजह समझिए। इजराइल दक्षिणी सीरिया में कब्जा करना चाहता है। इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है। इजराइल तुर्की को बैकफुट पर धकेलना चाहता है। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर रूस को खदेड़ना चाहता है। इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने तबाह करना चाहता है। और इसका असर भी हो रहा है। कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि रूसी सैनिक मिलिट्री बेस खाली करके जा रहे हैं। यानी रूस को अंदाजा हो गया है कि सीरिया में उसके मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजराइल कभी भी बम गिरा सकता है। हालांकि रूस सीरिया के आसपास अपने नए बेस बना सकता है। इसके लिए ईरान उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है इस काम में तुर्की मदद करे, क्योंकि पुतिन और एर्दोआन एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यह अलग बात है कि एर्दोआन ने फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर रूस का साथ नहीं दिया था, लेकिन अरब के समीकरण अलग हैं। यहां तुर्की को रूस और ईरान की मदद की जरूरत है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कई यूरोपीय देश इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। ईयू की तरफ से बयान जारी हुआ है। ईयू की फॉरेन पॉलिसी की चीफ काया कैलिस ने कहा है, अब सीरिया की धरती पर रूस और ईरान के लिए कोई जगह नहीं बची है। अंतरिम सरकार को रूस ईरान को सीरिया से बाहर निकालना ही होगा। यह फैसला सीरिया को लेकर ईयू के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हुआ, जिसमें तय किया गया कि अगर एचटीएस सरकार शर्तें मानती है तभी यूरोपीय यूनियन उससे प्रतिबंध हटा सकती है। मीटिंग के बाद फैसला सीरिया सरकार ब्रिटिश डेलीगेशन मिला और इसकी जानकारी दे दी। लेकिन इस बीच रूस और तुर्की की क्या मंशा है वो समझिए। तुर्की सीरिया की जमीन कब्जाना चाहता है। इसके अलावा वो सीरिया सरकार से कुर्द लड़ाकों के खात्मे की डील करना चाहता है, जबकि रूस लगातार सीरियाई सरकार के संपर्क में है।
जिससे सीरिया में उसके मिलिट्री बेस खाली ना करने पड़े, जबकि ईरान प्रॉक्सी गुटों और उसके खुफिया ठिकानों को वहां बने रहने की डील चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खतरा मंडराता रहेगा। साथ ही ईरान प्रॉक्सी गुटों के जरिए वहां अपना दबदबा कायम कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एचटीएस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वो अभी अमेरिका और यूरोपीय देशों की सलाह पर काम करेगा। वैसे भी तुर्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि तुर्की बहुत होशियार है। तुर्की ने बिना कोई जान गंवाए, बिना किसी दुश्मनी के सत्ता और जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी अमेरिका जान चुका है कि तुर्की दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वो एचटीएस के साथ का दिखावा करके जमीन हथियाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान और रूस के साथ मिलकर चल रहा है। अगर समीकरण बदले तो उसे सीरिया में फायदा हो, लेकिन इजराइल की गोलन हाइट्स के विस्तार योजना को वो शांति और यूएन करार के खिलाफ बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हूती ने एक बार फिर अपनी हाइपरसोनिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इजरायल का दावा है कि इस बार हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट कर दिया गया, जबकि हूती ने अपने हमले को कामयाब बताया है। अमेरिका ने एक बार फिर यमन में हमला किया है। हमले में हूती का कमांड सेंटर तबाह हो गया। इजराइल की धरती से बहुत दूर यमन में मौजूद हूती ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया। हमले की भनक लगते ही इजराइल के कई इलाकों में सायरन गूंजने लगे। लोग बंकर की तरफ भागने लगे। इजराइल के तमाम एयर डिफेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया। यमन से मिसाइल बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। इजराइल को संभलने के लिए मुश्किल से 10 मिनट का वक्त मिला। एयर डिफेंस से मिसाइलों की फायरिंग शुरू हो गई। हूती की मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से इजराइल के करीब पहुंची क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमले का अंजाम क्या हुआ, इसे लेकर हूती और इजरायली सेना के अलग अलग दावे। इजरायली सेना के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल गिरा दी गई, जबकि हूती का दावा है कि मिसाइल टारगेट पर गिरने में कामयाब रही। इजरायली सेना के मुताबिक मिसाइल के टुकड़े वेस्ट बैंक में गिरे। हूती के मुताबिक तेल अवीव में सैन्य ठिकाना नष्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने इजराइल पर मिसाइल हमले को ऑपरेशन फिलिस्तीन 2 नाम दिया था। हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से भी 5 गुना तेज गति से इजराइल की सीमा में दाखिल हुई। कुछ रिपोर्ट में दावा है कि हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसे इजरायली सीमा के करीब आसानी से गिरा दिया गया। हालांकि सितंबर में हूती के हाइपरसोनिक हमले को नाकाम नहीं किया जा सका था। सितंबर में इजरायली एयर डिफेंस ने कुल 22 मिसाइलें फायर की थी, लेकिन हूती की मिसाइल नहीं गिरा सके। हूती की मिसाइल सऊदी अरब के जल क्षेत्र और जॉर्डन की वायु सीमा से होती हुई इजराइल पहुंची थी। हूती ने 3 देशों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया था, लेकिन इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने का दावा किया जा रहा है। तेल अवीव की सुरक्षा में इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इनमें पहली 2 लेयर लॉन्ग रेंज एरो 3 डिफेंस सिस्टम की है और 1 लेयर शॉर्ट रेंज आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की है। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर हूती पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को अमेरिकी फाइटर जेट्स ने हूती के ठिकानों पर बमबारी की। हूती के कमांड सेंटर को नष्ट करने का दावा किया गया।
रिपोर्ट में दावा है कि सना इलाके के जिस कमांड सेंटर पर हमला किया गया, वहां से हूती ने कई हमलों को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर 8 दिसंबर को असद सीरिया छोड़कर भाग निकले थे, जिसके बाद विद्रोहियों ने सीरिया की जेलों में बंद हजारों कैदियों को आजाद करवाया। वही असद के करीबियों को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी बीच असद का एक ऐसा करीबी भी है जिसने विद्रोहियों को लटकाना तो फांसी पर था, लेकिन उन्होंने खुद उसे आजाद कर दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 11 दिसंबर, जगह दमिश्क, सीरिया। दमिश्क की गलियों में विद्रोही लड़ाके एक शख्स की तलाश में थे। इस दौरान वो अलग अलग इमारतों में दबिश दे रहे थे। विद्रोही लड़ाकों के साथ CNN न्यूज चैनल की एक टीम भी मौजूद थी। इसी दौरान विद्रोही दमिश्क की एक जेल में पहुंचे, जहां एक कोठरी में काले कंबल के नीचे एक शख्स लेटा था। जैसे ही विद्रोहियों ने कंबल हटाया, यह शख्स डर से खड़ा हो गया, हाथ ऊपर उठाए और रहम की भीख मांगने लगा। यह दौड़कर CNN के रिपोर्टर के पास पहुंचा और उसे बचाने के लिए कहने लगा। इस शख्स ने अपना नाम अदेल घुरबाल बताया। दावा था कि यह असद की जेल में बंद एक कैदी है। करीब 3 महीने पहले उसे बंदी बनाया गया था, तभी से वो जेल में बंद है। इस शख्स की बात पर यकीन करके विद्रोहियों ने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद इस पूरी स्टोरी को CNN ने पब्लिश किया। लेकिन जब इस शख्स की हकीकत सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। खुद को कैदी बताने वाले शख्स की तस्वीरें जब सोशल मीडिया और टीवी पर प्रसारित हुई तो इसकी सच्चाई सामने आई, जिसमें पता चला कि यह कोई कैदी नहीं बल्कि असद का लेफ्टिनेंट था। इसका नाम सलामा मोहम्मद सलामा है। असद की एयरफोर्स के खुफिया निदेशालय में लेफ्टिनेंट था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस पर युद्ध अपराध के कई आरोप हैं। असद सरकार के दौरान इसने कई लोगों पर अत्याचार किया था। जब असद सरकार का तख्ता पलट हुआ तो ये इस जेल में छिप गया। जब विद्रोही यहां पहुंचे तो इसने कैदी होने का नाटक किया। सवाल है कि इसकी सच्चाई सामने कैसे आई। दरअसल असद के इस शातिर लेफ्टिनेंट की रिहाई के बाद कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें इसकी दाढ़ी बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई थी, वहीं इसका चेहरा भी चमक रहा था। वहीं इसका दावा था कि 3 महीने से यह जेल में बंद है। ऐसे में जब इसे जेल से बाहर लाया गया तो सूरज की रोशनी में इसकी पलक तक नहीं झपकी। यह बड़े आराम से आसमान की तरफ देख रहा था। जिसके बाद लोगों को इस पर शक हुआ। जब कुछ फैक्ट चेकर्स की टीम ने इसकी सच्चाई खंगाली तो सलामा मोहम्मद की सच्चाई सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।